नमस्कार, तेरी मेरी संगत में आपका हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी के हाथ, कान, पांव, नाक टेढ़े मेढ़े हो जाए, या फिर किसी को अपने होंठ पतले करने हो, मोटे करने हो, या फिर कोई और अफेक्ट लाने हो अपने चेहरे पे, अपने शरीर पे, तो ऐसे में काम आते हैं प्लास्टिक सर्जन। तो आइए आज आपको मिलवाती हूँ डॉक्टर प्रयास कुमार से, जो कि इस फील्ड का एक जाना पहचाना नाम है। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रयास कुमार जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे तेरी मेरी संगत इस कार्यक्रम में। और सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी एक बात कि आपने प्लास्टिक सर्जन बनना क्यों चुना? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा मेरे को, क्योंकि हम लोग जब रेसिडेंसी कर रहे थे आफ्टर एमबीबीएस एमएस जो जनरल सर्जरी हम करते हैं, उसके बाद हमारे सामने यही क्वेश्चन आता है कि सुपर स्पेशलिटी किस चीज में किया जाए। और उस वक्त मैं जब देखता था तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते थे जो जले जाते थे, और बुरी तरह से जले होने के बावजूद हम कुछ कर नहीं पाते थे, और हाथ कट जाते थे, हाथ में चोट लगती थी या फिर कहीं पे और चोट लगती थी। और तब हम जानते थे कि इसमें मेरे जो सीनियर्स थे, हमारे जो गाइड्स जो होते हैं, हमारे बॉस जो बोलते हैं हम लोग, हमारे जो सीनियर्स थे, वो सब बोलते थे कि इसमें प्लास्टिक सर्जन की जरूरत है, लेकिन देयर वाज नो वन एट दैट टाइम। सो मैंने तब से तय कर लिया था कि मेरे को अगर किसी की लाइफ में बदलाव लाना है या उसके लाइफ को अच्छी तरह से रखना है, तो प्लास्टिक सर्जरी तो करना बनता है। और तब से मैंने सोच लिया था कि मैं प्लास्टिक सर्जन बनूंगा। बिल्कुल, आप इस फील्ड में आए और आपने बहुत सारे ऐसे केसेस सॉल्व किए होंगे। yes. जो कि जले हुए होंगे, कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के हाथ पांव टेढ़े हो गए, किसी और वजह से, कई बार कोई लिफ्ट में बच्चे की उंगली आ जाती है। कई सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनको आपको प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से सॉल्व करना पड़ता है, उनको अपनी पूरी वापस जिंदगी नए तरीके से देनी पड़ती है। लेकिन एक बात बार बार मन में आती है कि प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी ये दोनों अलग अलग फील्ड है यूं तो, पर वैसे एक ही फील्ड है। तो इसमें दोनों में अंतर क्या है और कैसे ये इसको आप मानते हैं? ये जो आपने सवाल पूछा कि कॉस्मेटिक सर्जरी और ये प्लास्टिक सर्जरी, इसको मैं उदाहरण के तौर पे समझना चाहूंगा कि प्लास्टिक सर्जरी एक बड़ा समंदर है और कॉस्मेटिक सर्जरी जो है वो एक नदी है। जिसका मतलब ऐसा बता सकते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम, उसमें एक कॉस्मेटिक सर्जरी पार्ट ऑफ द प्लास्टिक सर्जरी। सो जब भी मैं अपना परिचय किसी को देता हूं तो लोग ऐसे ही मानते हैं कि प्लास्टिक सर्जन हैं तो आप कॉस्मेटिक सर्जरी या ज्यादा करते होंगे या देखाव के तौर पे ही ऑपरेशन ज्यादा करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी में बहुत सारी फील्ड है, जिसमें रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है, कंजेनिटल सर्जरीज है, और कॉस्मेटिक सर्जरी इज ऑल्सो प्लास्टिक सर्जरी के डोमेन है। तो ऐसे कह सकते हैं कि ऑल कॉस्मेटिक सर्जन्स आर प्लास्टिक सर्जन्स, बट ऑल प्लास्टिक सर्जन्स आर नॉट कॉस्मेटिक सर्जन्स। जो प्लास्टिक सर्जन अपना ध्यान कॉस्मेटिक सर्जरीज में ज्यादा देते हैं, जैसे कि बॉडी कंटूरिंग, जैसे मैं करता हूं, हेयर ट्रांसप्लांट मैं करता हूं, मैं लाइपोसक्शन करता हूं ज्यादा, मैं राइनोप्लास्टी करता हूं, मैं एब्डोमिनोप्लास्टी करता हूं, तो बॉडी कंटूरिंग और कॉस्मेटिक प्रोसीजर में ज्यादा करता हूं, तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉस्मेटिक सर्जन। बट प्लास्टिक सर्जरी एज अ होल वो बहुत ही विशाल एक पूरी शाखा है, और उसमें कॉस्मेटिक सर्जरी एक भाग है। सर, आपने कहा कि प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, तो आजकल तो कोई भी जो है बंदा वो कॉस्मेटिक सर्जरी करवाता है। किसी को अपनी स्माइल अच्छी दिखानी है, किसी को चिक पे गड्ढे दिखाने हैं, किसी को बाल ट्रांसफर करवाने हैं, तो किसी को कुछ ना कुछ ब्यूटी से रिलेटेड XYZ चीजें उनको करवानी होती है। तो इसे आप किस तरह से लेते हैं और इसकी कॉस्टिंग कैसे आती है? मतलब कई बार लगता है कि बहुत कॉस्टली होता होगा, क्योंकि जो बड़े बड़े नामी गिरामी लोग हैं उनके ही अक्सर नाम आते हैं इसके अंदर कि उन्होंने ये करवाया, उन्होंने ये करवाया। और कई बार ये भी आता है कि इससे ये चीजें खराब हो गई आने वाले फ्यूचर में। तो क्या इसकी रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, हम ये जानना चाहेंगे। ये भी एक बहुत ही अच्छा सवाल आपने जो पूछा है कि प्लास्टिक सर्जरी में लोगों को मिसनॉमर है और लोगों को ये एक मान्यता है कि ये सिर्फ वेल्दी लोगों या रिच लोगों के लिए ही है, जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो करवाती हैं प्लास्टिक सर्जरी। ऐसा नहीं है। ये प्लास्टिक सर्जरी आज के समय में 2026 की बात करें अगर, तो
वो मैं जो मेरी प्रैक्टिस में कर रहा हूँ कि अर्ली फ्रॉम द एज ऑफ 16 years आई एम डूइंग ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, लाइक जो यंग एडल्ट्स देखने को मिलते हैं जी। जो 16-17 साल के रहते हैं और कॉलेज में शुरुआत है या 12वीं में है, और वो लोग जब बड़े हो रहे हैं तब वो गायनेकोमास्टिया, अगर आपने नाम सुना हो तो गायनेकोमास्टिया की सर्जरी 16-17 साल से चालू हो जाती है। राइनोप्लास्टी जो नाक का जो शेप करना है, वो राइनोप्लास्टी भी हम 16-17 साल से चालू कर देते हैं। और ऑल द कॉस्मेटिक सर्जरीज आर स्टार्टिंग फ्रॉम 16 years टू लेके हम लोग 72 साल 74 साल तक हम लोग ने प्लास्टिक सर्जरी मैंने की हुई है, जिसमें फेस लिफ्ट आती है, ये झुर्रियों के लिए अलग अलग तो प्रोसीजर ये आती जो है। आप जैसे फेस लिफ्टिंग की बात कर रहे हाँ, हो, हाँ, हाँ। जो एक एज के बाद की जाती Yes, है yes. जनरली, हाँ, तो जब एक एज के बाद फेस लिफ्टिंग की जाती है तो कितने टाइम तक वो टिकती है? क्योंकि Yes, एज उनकी निरंतर बढ़ती होती हाँ, है, हाँ। और वो बढ़ती हुई एज में एक बार आपने फेस लिफ्टिंग करा ली, आपको आदत हो जाती है अच्छा दिखने की, सही। और वो अच्छा दिखना फिर लगातार अच्छा दिखना होता है। तो फिर इसके लिए एग्जैक्टली क्या करना पड़ता है? इसके लिए हमको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि अगर आपको अपने चेहरे के दिखाव पे या अपने ऊपर ध्यान केंद्रित कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप अर्ली एज से ही ध्यान रखना चालू कीजिए। जो बोलते हैं हमने डेली रूटीन जो बोलते हैं हाँ, हाँ। कि ज्यादातर लोग ऐसे मानते हैं कि अभी तो हम जवान हैं या अभी तो क्या इतना दिक्कत है, धूप में जा सकते हैं हम लोग, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है, बिकॉज जो हैबिट जो रहती है आपकी, जो डेली रूटीन जो रहता है, दैट बिकम्स वेरी सिग्निफिकेंट फैक्टर। और आपने जो बताया उस हिसाब से कि अलग अलग प्रोसीजर रहती है जिसकी टाइमलाइन अलग अलग रहती है। अगर आप थ्रेड लिफ्ट करवाएंगे या फिर आप अपना बोटॉक्स करवाएंगे या आप अपने फिलर्स करवाएंगे, दैट इज हैविंग शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, उसकी असर कम समय तक रहती है। कम का मतलब होगा 6 महीने से लेके 1 साल, 2 साल, 3 साल। मतलब ये एक तरह से कहें तो एक मेंटेनेंस है। Yes, जो yes, yes. आपको गाड़ी का जैसे अपनी- सर्विस कराते हैं जी, अपन। हर एक फील्ड में वही होता है कि हाँ। आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है। Yes, yes, yes. वैसे ही कॉस्मेटिक सर्जरी का फील्ड हो गया कि आपको अगर अच्छा दिखना है हाँ। और आपको चेहरे को या कहीं भी कहीं पे आपको भी, आंख yes. का, नाक का, कान का, जो भी करवाना है, तो वो आपको लगातार उनसे टच में रहना पड़ेगा, उनसे कुछ न कुछ करवाते हुए चलना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका जो ओरा है वो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर दिख सकता है। सही बात है, सही बात है। और कुछ चीजें ऐसी रहती है जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट है, हाँ। या फिर अपने जैसे कि लाइपोसक्शन करवाया है, या फिर तो आपने हेयर ट्रांसप्लांट इसी में आता है, इसी फील्ड में आता है। हेयर ट्रांसप्लांट इज पार्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जन। जी। लेकिन कैसा है कि लोगों को ज्यादातर ये जान को मिल ही नहीं रही है कि भाई कौन से चीज के लिए प्लास्टिक सर्जन को डायरेक्ट अप्रोच करना चाहिए। ज्यादातर लोग को ऐसा लगता है कि डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर डिग्री अगर देखी भी ना हो शायद, लेकिन प्लास्टिक सर्जन आर द मेन सर्जन्स दैट शुड बी डूइंग ऑल द हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम, हेयर ट्रांसप्लांट, ये सब हम लोग ज्यादा करते हैं। और ये सब चीजें रहती है जिसका जैसे कि कुछ जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट बताया, लाइपोसक्शन मैंने बताया, फेस लिफ्ट की सर्जरी अगर की तो वो जो रहती है, जो सर्जिकल प्रोसीजर्स है उसकी जो अवधि जो रहती है, समय लगेगा, वो लाइफ लॉन्ग रहती है। तो ऐसा नहीं है कि अपने को बार बार करवाना है, लेकिन कौन से प्रोसीजर आप करवाते हो उसके ऊपर वो तय करेगा कि वो उसका समय कितना तक उसका असर है। हाँ, बस वही गाड़ी वाला सीन है कि हाँ। आपकी बैटरी कितने साल चलती है और पेट्रोल रोज भरवाना पड़ता है। सही बात है, सही बात तो है। ये डिपेंड करता है कि आपने कैसा करवाया है और क्या करवाया है। सही बात। ये कितना अप्रोक्स कॉस्टली होता है? ऐसे तो कोई कॉस्टिंग नहीं निकाल सकते, लेकिन एक जनरल पब्लिक जानना चाहती है। अक्सर उसे लगता है कि ये चीजें बहुत कॉस्टली होती है और इसीलिए शायद वो किसी भी प्लास्टिक सर्जन के पास जाने से हिचकिचाती है, डरती है। उसके मन में लगता है कि नहीं, हम जो है वो ठीक है, हमें नहीं करवानी, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, इतना ज्यादा भी कॉस्टली नहीं होता है। जी। आप अगर कहीं पे भी जाएंगे और प्लास्टिक सर्जन से मिलेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये तो सब चीजें जैसे कि हाईफाई से सेलिब्रिटीज लोग करवाते हैं, वो लोग कॉस्टिंग बहुत ही ज्यादा अपने देखने को मिलते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ही इतना पावरफुल हो गया है कि लोगों को विद द क्लिक ऑफ द मोबाइल दे कम टू नो दैट दिस पर्सन हैज इतना खर्चा किया है, इतना बड़ा महंगा अपने पे ऑपरेशन करवाया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आज तक मैंने देखा है जो चालू होते ऑपरेशन जो होते हैं 30,000 से लेके 1, 2, 3, 4 लाख तक जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कौन सा ऑपरेशन जो करवाते हैं आप उसके ऊपर ज्यादा निर्भर करता है कि कितना खर्चा होगा, लेकिन इतना भी कॉस्टली नहीं है। और ये फेस लिफ्टिंग वगैरह ये भी इतना महंगा तो नहीं है कुछ, जैसे आप इतना सोच रहे हो। इतना तो महंगा तो नहीं है। इतना महंगा नहीं है। ये आपके
पॉइंट ऑफ व्यू से इतना महंगा नहीं है, शायद एक जनरल पब्लिक ऐसा सोचती होगी, लेकिन वैसे देखा जाए तो जनरल पब्लिक भी फेशियल है, ऐसी चीजें जो डे टू डे में वो करवाती है, वो भी हजारों की हजारों रुपए उसके लगते हैं, तो शायद उससे थोड़ा कॉस्टली अगर किसी को जाना हो तो प्लास्टिक सर्जरी में अपना कॉस्मेटिक सर्जरी में आ सकता है। सर एक बात और समझना चाहती थी कि जैसे कोई व्यक्ति जल गया या किसी के बाल नहीं है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम लूज हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया किसी लड़की का, किसी लड़के का, अनमैरिड का, तो उसे लगता है कि मैं शादी भी कैसे करूंगा क्योंकि नाक, चेहरा, होठ कहीं से कट फट गए, तो ऐसे में प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। फिर ऐसे कौन से केस आपके पास आते हैं जिनकी प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद आपको लगा कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल मैं वापस ला पाया? ऐसे कुछ टिपिकल केस भी आते होंगे जिसमें आपको भी लगता है कि कैसे होगा, एक क्वेश्चन मार्क आगे आ जाता है कि कैसे होगा, और करने के बाद एक सांस आती है कि हाँ मैं कर पाया। तो ऐसा कोई मिशन आपके साथ हुआ हो, ऐसा कोई वाकया हुआ हो तो बताइए प्लीज। तो मेरे 10 साल के कैरियर में मैंने मोर देन 15,000 ऑपरेशन किए हैं, 15,000 से ज्यादा ऑपरेशन किए हैं, लेकिन मेरे को याद आ रहा है कि मेरे कुछ याद करूं तो 2-3 केस ऐसे हैं जो मैं बताना चाहूंगा कि ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग थे। सो मेरे 10 साल के कैरियर में मैंने 15,000 से ज्यादा ऑपरेशन किए हैं और काफी केसेस चैलेंजिंग थे, लेकिन उसमें से अगर मैं याद करूं तो 2-3 केस ऐसे थे जो रियली में बहुत ही डिफिकल्ट थे। उसमें से मेरे को जो याद आ रहा है ऐसे था, एक 17 साल का लड़का था और उसको दूसरे अस्पताल में पांव काटने के लिए ऑपरेशन में ले चुके थे ऑलरेडी। देवर लाइक ऑन द वर्ज ऑफ कि भाई पांव काटना ही है, उसमें बचने का कोई चांस नहीं है, लेकिन उनके जो रिलेटिव थे somehow they got my number और उसमें से उन्होंने जाना कि ये पांव अगर बच सकता है तो एक आखिरी चांस है। तो एनेस्थेटिस्ट जो थे वो भी हमारे पहचान के थे, तो उन्होंने बोला कि आप देख लो 17 साल का लड़का है और एक बार अगर ओपिनियन लेना है तो दे केम टू माय हॉस्पिटल और फिर मोर देन 5-6 सर्जरीज के बाद उसका पांव बच गया। अच्छा। हाँ, और एक ही पांव में 5-6 सर्जरी। हाँ, प्लास्टिक सर्जरी करने में डिफिकल्ट केस थे क्योंकि जो ऑपरेटिंग सर्जन थे वहां के वो जनरल सर्जन थे और ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, वो लोग बोल रहे थे कि इसमें कोई चांस नहीं था। सो देयर वर टू ओपिनियन, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन फ्रॉम अदर डॉक्टर्स दैट देयर इज नो चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द लेग। तो उसके बाद मैंने चैलेंज उठाया कि नहीं, एज अ प्लास्टिक सर्जन आई एम अ सुपर स्पेशलिस्ट और मैं बचाऊंगा उसका पांव। और 17 साल का लड़का चल के जाता है और वो अभी काम कर रहा है आराम से। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये ही होता है एक मैजिक जिसे हम डॉक्टर्स के हवाले से तो करते ही हैं, आप लोग करते हैं, और फिर भगवान होता है कि उसके साथ रहता है और उसको सक्सेस। लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी कि मुझको भी लगा और उसके पूरे परिवार के लोग, इतना ऐसे इमोशनल मोमेंट था कि वो लड़का मेरे पास आया चल के और मेरे को पाँव में छुआ, मेरे को बोला कि सर आपकी वजह से आप तो मेरे लिए भगवान के स्वरूप में हो। लेकिन मेरे को भी ऐसा लगा कि बीइंग अ प्लास्टिक सर्जन आई कुड कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, और ऐसे एक बहुत ही अच्छा केस था। दूसरा एक केस था जो ऐसे ऑन द लाइटर टोन कि मैंने एक पेशेंट का हेयर ट्रांसप्लांट करवाया और पेशेंट ने मेरे पास कराया, एनआरआई क्लाइंट था, अब्रॉड में था। आई एम नॉट गोइंग टू गिव हर हिज नेम और विच कंट्री, बट उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों ने रोक दिया। क्यों? क्योंकि उसको बोला कि आपका जो पासपोर्ट में जो फोटो है, वो पासपोर्ट की तो जो लाइफ जो रहता है वो 5-7 साल रहता है, तो उसमें वो गंजा था पूरा। अच्छा फोटो में, और उसके बाल आ गए थे, तो अथॉरिटी वाले बोलते हैं कि ये फोटो जो है आपका और जो आपका जो दिख रहा है, क्योंकि जब जैसे उसके बाल आए ना तो उसने भी थोड़े फ्रेंच कट करा लिए, थोड़ा चेंज कराया, वैसे भी बालों से बहुत फर्क पड़ जाता है, और वो बॉटॉक्स कराया, वो काफी कुछ प्रोसीजर करवा के गया मेरे पास। तो वहां से मेरे को फोन करता है कि अरे सर एक काम करो, अर्जेंट में आप मेरे को पीडीएफ भेजो, आपने सर्जरी करवाई है, आप टाइम और डेट देख के मेरे को भेजो कि भाई आपने सर्टिफाई करने, वो लोग बोल रहे हैं कि सर्टिफिकेट दो प्लास्टिक सर्जन के पास से। तो फिर उसका फोन आया मेरे पे, तो मैंने तुरंत भिजवाया, तो उन्होंने को एयरपोर्ट से उसको जाने दिया। तो ऐसा भी होता है कि नॉट ये प्लास्टिक सर्जन में ऐसे केस आते हैं कि जैसे कि विटिलिगो है, आपको सब पता होगा कि सफेद दाग हो जाते हैं शरीर पे। क्या वो क्योरेबल है? यस, ये बहुत ही अच्छा 100% मैं तो बोल सकता हूँ। ऐसे तो 100% कोई मेडिकल साइंस में ऐसा नहीं है, लेकिन इट इज हैविंग अ प्रॉमिसिंग रिजल्ट।
जो विटिलिगो जो बोलते हैं सफेद कोड के दाने, उसमें काफी पर famous- जनरल पब्लिक यही समझती है कि हाँ। एक बार ये हो गया और इतना तेजी से वो बढ़ता है अरे कि पूरे बहुत ही, शरीर और में हो सब जाता कैसे है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाई, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाने के बाद आते हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है, और जो लड़की है या लड़का है वो एजुकेटेड है और दिखता भी अच्छा है, और उसकी शादी नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि एक आध पैच हो गया यहाँ पे कहीं पे और दिख रहा है, और उसकी वजह से उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा जी। है। लेकिन देयर आर लॉट ऑफ केसेस ऑफ विटिलिगो एंड दिस वाइट स्पॉट्स, जिसमें मैंने प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद उनकी तुरंत शादी हो गई। दे गिव मी थैंक यू नोट कि भाई आपके ऑपरेशन के बाद मेरे तुरंत अभी जो बात हुई, रिश्ता तय हो गया और मेरी शादी हो गई है। और बहुत ही ज्यादा केसेस देखने को मिलते हैं मेरे को कि भाई जिसमें कोई लड़की जल गई है, और जलने के बाद, जैसे कि अभी आपको शायद नहीं पता होगा, लेकिन अभी एक कृत्रिम चमड़ी आ गई है, जैसे अच्छा। आर्टिफिशियल स्किन जो हम बोलते हैं, हाँ, वो सुना है, गर्म लेकिन पानी exactly- गर्म तेल। मैं तो अब सबके लिए मैं भी ये एक संदेश देना चाहता हूँ कि गर्म पानी, गर्म तेल, गर्म चाय या सब्जी या दाल, ऐसा कुछ जलने की वजह से जो जलते हैं ज्यादातर औरतें और बच्चे जल जाते हैं उसमें। अभी तो गैस स्टोव फटना बहुत कम हो गया, तो आज से जलने का केसेस कम है, लेकिन ये जो स्कार्ड बर्न्स जो हम बोलते हैं गर्म पानी या उससे जलने वाले, उसके लिए कृत्रिम चमड़ी आ गई है। अच्छा। उसके 3 फायदे हैं। उसमें आपको बार बार ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा 7वें दिन पे ड्रेसिंग खोलना रहता है, और जो अपने को चाहिए वो कि उसमें कोई निशान नहीं रहता है। अच्छा। आपको बार बार ड्रेसिंग से या उसके दर्द से आपको मुक्ति मिलती है, और आपको सीधा 7वें दिन में अगर खोलेंगे तो सीधा अच्छा जाता है। सो इट इज अ मिरेकल एडवांस इन द प्लास्टिक सर्जरी, जो हम बोलते हैं कृत्रिम चमड़ी, वो आई है, जिसमें मैं सबको सलाह देना चाहता हूं कि प्लास्टिक सर्जरी बहुत ही अभी एडवांस में हो गए। कुछ केसेस जैसे कि लोगों को पता नहीं है कि प्लास्टिक सर्जरी में पहले ही बार में किसी को कब दिखना चाहिए। जैसे कि एक केस जो है वो बोलते हैं हम लोग डायबिटिक फुट, जो डायबिटीज के मरीज रहते हैं वो अपनी खून की जांच करवाते हैं, किडनी की जांच करवाते हैं, आंख की जांच करवाते हैं, और हृदय की भी जांच करा लेते हैं, HB1AC करा, सब जांच करा लेते हैं, लेकिन अपने पांव के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, और वहीं से शुरू होती है छोटे से कंकर लग जाना या कोई घाव हो जाना, अंगूठा काला पड़ता है, और वहीं से चालू होता है कि वो घाव अच्छा नहीं हो रहा है डायबिटीज की वजह से। उसको बोलते हैं हम डायबिटिक न्यूरोपैथी और डायबिटिक फुट। ये जो चीज है वो प्लास्टिक सर्जरी में आती है, और हमने बहुत सारे पांव को बचाया है। जो डायबिटीज के मरीज रहते हैं उसमें पांव काटने तक की नौबत आ जाती थी, और उसमें केसेस को हम लोग ने प्लास्टिक सर्जरी कर करके उनको नॉर्मल लाइफ दी हुई है। सो एज अ प्लास्टिक सर्जन मैं मानता हूं कि प्लास्टिक सर्जरी इज सच अ फील्ड दैट नॉट ओनली वी आर लर्निंग समथिंग, बट वी आर ऑल्सो गिविंग बैक टू द सोसाइटी। जैसे कि हो गया विटिलिगो हो गया, जो सफेद दाग की बात में करते हैं, जो डायबिटिक फुट की बारे में बात करते हैं, तो लाइफ चेंजिंग पूरी सर्जरीज रहती है, जिसमें दर्दी से लेके, जो मरीज से लेके, और उनके फैमिली का पूरा लाइफ चेंज हो जाता है एक सर्जरी करवाने से। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर ऐसे केस होते हैं, जैसे एक्सीडेंट में अक्सर ऐसा होता है कि उसका होंठ कट गया, उसके नाक बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गई, आंखों पे, आईब्रो पे, और ये जो सारे केस होते हैं वो उसमें, क्योंकि उसने पहले अपने आप को अच्छा देखा है, वो दर्पण देखने से भी घबराने लगता है। व्यक्ति जो है दर्पण देखना नहीं चाहता, अपना खुद को फेस नहीं कर पाता है। ऐसे में प्लास्टिक सर्जरी एक्चुअली एक मैजिक का काम करती है। और आप लोग, जैसे आपने डायबिटिक फूड के बारे में बताया, तो ये शायद अवेयरनेस लोगों में है ही नहीं अभी तक कि ऐसा भी कुछ होता है। इन लोगों को भी प्लास्टिक सर्जन के पास जाना चाहिए। और सफेद दाग, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां हैं कि ये एक बार हो गए ठीक नहीं होंगे, ये तो कोड है, लाइक दैट। इस तरह की एक आम धारणाएं रहती है, और उस आम धारणाओं के मिथ के चलते लोग डॉक्टर तक नहीं आते। तो कम से कम जो लोग सुन रहे हैं वो इस बात को समझे कि जो मिथ हैं वो अलग होते हैं, रियलिटी होती है वो अलग होती है। तो मिथ को आप साइड रख करके डॉक्टर के पास जरूर जाएं, और ऐसे डॉक्टर्स हमारे साथ में हैं जिनकी प्लास्टिक सर्जरी, जिनकी कॉस्मेटिक सर्जरी में एक जाना पहचाना नाम है, और वो जब करते हैं तो इतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड होता है, और साथ में आपको एक सही गाइडेंस भी मिलती है।